Good morning, all of you. In this part of aldehyde and ketones, we will discuss about the different physical and the chemical properties like isomerism, the boiling point, melting point, dipole moment, solubility, and the nature of the reaction which occurs in the aldehyde or the ketones. So first of all, we will see the isomerism in the aldehyde and ketones कि which type of isomerism can be shown by the aldehyde and the ketones कि aldehyde और ketones कौन सी isomerism show कर सकते हैं. So aldehyde and ketones can show the position isomerism. For example, in that particular case, the carbonyl group, that is the here ketonic group, position is position 2, while in the other case the position of carbonyl group is position number 3. And the name of these two compound are, first one is, अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, अब आप लेफ्ट वाले को देखें तो 1 2 3 4 5, तो नंबर 2 के ऊपर कौन हो गया आपके कार्बन ग्रुप. सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंट-एन-2-ऑन. हमने ANE का ही हटा दिया जैसे नोमेनक्लेचर पार्ट के अंदर आपको सिखाया जा चुका है पहले, और क्योंकि फर्स्ट लेटर ONE का क्या है, वोवल है, सो द वी विल रिमूव द E of ANE. सो नेम इज पेंटेन-2-ऑन. द अदर कंपाउंड द सेम मोलिकुलर फार्मूला इज पेंटेन-3-ऑन. देखो मोलिकुलर फार्मूला दोनों का C5H10O है, आप काउंट कर सकते हैं. Both of the compound, the number of carbon atom are 5, the number of hydrogen atoms are 10. आप काउंट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे ये CH3 जो नंबर 1 वाला है, इसके ऊपर 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, 3 to 5 to 7 और 3 10. नेक्स्ट में भी देखो आप, इसमें 3 to 5 to 7 और 3 10 और 1 ही ऑक्सीजन है. तो मोलिकुलर फार्मूला सेम. तो आप जानते हैं डेफिनेशन पहले से, आइसोमर्स कौन होते हैं, द पेयर ऑफ कंपाउंड्स और द डिफरेंट कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड द आइसोमर्स एंड द प्रॉपर्टीज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म. आउट ऑफ these different properties, the structural isomerism of different type, the first type is the position isomerism. So aldehyde and ketones can show the position isomerism because the position of the ketonic group is different in these two compounds. In first compound, the position of ketonic group is 2. The second compound, the position of ketonic group is 3. तो वो पोजीशन में डिफर कर रहे हैं. किस चीज में डिफर कर रहे हैं बोलो? पोजीशन. तो पोजीशन आइसोमर्स कौन होते हैं? The compounds which have the same molecular formula but differs from each other in the position of double bond, position of triple bond, position of functional group. Here these two compounds differ in the position of functional group because the functional group in one of the compound, the functional group position is 2 in the on the left hand side compound. On the right hand side compound, the position of the ketonic group is position number 3 के ऊपर वो प्रेजेंट है, इसलिए उसकी पोजीशन 3 है. तो इनमें रिलेशन क्या हुआ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. ये दो कंपाउंड आपके सामने लिख के दे दें एग्जाम में और कहेंगे बोलो इनके बीच रिलेशन क्या है, ये कौन सी आइसोमर्स हैं, तो आप कहेंगे दे आर दी पोजीशन आइसोमर्स. फिर पूछेंगे व्हाई, ऐसा क्यों, तो आप व्हाई का आंसर क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे बिकॉज दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द पोजीशन ऑफ functional group and they have the same molecular formula, so they are the position isomers. तो मींस क्वेश्चन पूछने का तरीका कोई भी एग्जाम में हो सकता है. नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमर्स. फंक्शनल आइसोमर्स कौन होते हैं? द आइसोमर्स which have the same molecular formula but differs in the nature of the functional group. दो कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे. जैसे हमने यही लिखा, इसके अंदर आपने क्या देखा, उसी टाइप से ये सेम एग्जांपल जो भी हमने ऊपर लिया था, पेंटेन-2-ऑन. अगर हम इस कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन, जैसे ऊपर वाले में तो हमने 2 के बाद 3 कर दी थी, अब की बार हम 2 की बजाय 1 कर दे कार्बोनिल ग्रुप की पोजीशन. देखो कुछ ऐसे, इस टाइप से नंबर 1 पे कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है, नंबर 1 पे, तो वो हमेशा ही एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्म में होता है क्योंकि उसकी बची हुई वैलेंसी पे कौन होगा, H ही लगाना पड़ेगा हमें, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया. तो आप ध्यान से देखिए, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला बोलो क्या है, बिल्कुल सेम, C5H10O. लेकिन ये डिफर किस चीज में करें, द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. पहले वाले में कौन है, पेंटेन-2-ऑन कीटोनिक ग्रुप है. सेकंड वाले का नाम क्या है, पेंटेन-1-अल, पेंटेनल, मतलब आपका एल्डिहाइड ग्रुप है. तो ये कैसे पेयर ऑफ कंपाउंड हुए, विच आर द सेम मोलिकुलर फार्मूला but differ in the nature of the functional group, so they are the functional isomers. एग्जाम में एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया जाए और आपको ये कह दिया जाए बोलो इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, तो आप क्या कहेंगे, दे आर दी फंक्शनल आइसोमर्स. व्हाई दे आर दी फंक्शनल आइसोमर्स, तो सबसे पहले तो आप बताते हैं आइसोमर्स ही क्यों हैं, तो आप लिखते हैं बिकॉज दे आर द सेम मोलिकुलर फार्मूला.
फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताते हैं, बिकॉज दे डिफर इन द नेचर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, वन ऑफ द कंपाउंड हैज द कीटोनिक ग्रुप एंड द अदर कंपाउंड हैज द एल्डिहाइड ग्रुप, सो दे आर द फंक्शनल आइसोमर्स। तो इस टाइप से आप प्रॉपर्ली उसका जवाब लिखेंगे एग्जाम में। तो आप ऐसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना कि हमें लिखना क्या है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन मैटर करता है कि आपने अपना जवाब कितने अच्छे से प्रेजेंट किया, तो आपके नंबर बहुत अच्छे से आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन कैन शो द चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर्स कौन होते हैं, जिसमें आपके अगर जितने भी प्रिंसिपल चेन के जितने भी आपके कार्बन एटम है कंपाउंड के अंदर, इफ ऑल दीज कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन ए स्ट्रेट चेन, तो नॉर्मल कहलाते हैं। अगर वो स्ट्रेट चेन में ना हो, ब्रांचिंग की फॉर्म में भी तो हो सकते हैं, तो चेन में भी द स्ट्रेट चेन में भी द ब्रांच चेन, तो वही हम देखने वाले हैं। वही सेम एग्जांपल लिया हमने पेंटेन 2 का। इसमें आप देखें जो कार्बन एटम नंबर 3, 4 एंड 5 है, देखो CH2 CH2 CH3, आप इनको स्ट्रेट चेन में भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रांचिंग भी तो कर सकते हैं। कैसे कि आप नंबर 5 वाला देखो, जो नंबर 5 वाला जो आपका CH3 ग्रुप है, इस CH3 को हमने हटाया, देखो यहाँ से ये हटाया और यहाँ पे बोला हमने कहाँ पे लगा दिया, देखो 3 वाली पोजीशन पे यहाँ पे लगाया हमने, देखो लग गया ना 3 वाली के ऊपर, देखो CH3 लग गया। तो इस टाइप से ये क्या हुए, इनका मोलिकुलर फार्मूला बोलो क्या है, सेम है। मोलिकुलर फार्मूला बोथ ऑफ देम इज सेम, C5H10O। लेकिन इनकी क्या दोनों के अंदर चेन का नेचर सेम है? नो, एक के अंदर स्ट्रेट चेन है, दूसरे के अंदर ब्रांच चेन है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। तो ये आपकी कौन सी आइसोमेरिज्म हो गई, चेन। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन होते हैं? मेटामर्स आपके वो कंपाउंड होते हैं इन विच द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में देखो आप, वही सेम एग्जांपल लिया पेंटेन 2, इसमें आपके जो कार्बोनिल ग्रुप है, देखो कार्बोनिल ग्रुप ले लिया, देखो ये हमने कार्बोनिल ग्रुप, इसके एक साइड में बोलो कौन है, CH3, एक ही कार्बन है। इसके दूसरी साइड में बोलो कौन है, आपका C3H7 है, प्रोपाइल ग्रुप है। तो अरेंजमेंट कैसी है कार्बन की, कि कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में एक कार्बन है और आपके राइट हैंड साइड में 3 कार्बन है। लेकिन हम सेकंड एग्जांपल देखें, इसमें देखो जो आपका कार्बोनिल, देखो एक ग्रुप है, इस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में बोलो कितने कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, दूसरी साइड में भी बोलो क्या है, 2 कार्बन है। तो ये जो पेयर ऑफ कंपाउंड हो गए आपस में किस चीज में डिफर कर रहे हैं, दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप, सो दिस कॉल्ड द मेटामर्स एंड द प्रॉपर्टी कॉल्ड द मेटामेरिज्म। और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो क्या है, बिल्कुल सेम है। तो फंक्शनल ग्रुप के अराउंड अरेंजमेंट क्या है कार्बन एटम की, तो वो कहलाते हैं मेटामर्स। दे डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप्स, सच पेयर ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज द मेटामर्स। आपने क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं, प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसकी मेन आइसोमेरिज्म होती है एल्डिहाइड कीटोन्स की, टोटोमेरिज्म आपके वो कंपाउंड होते हैं which differs in the arrangement of the electron along with the shifting of the atom। आमतौर पे जो शिफ्टिंग करते हैं हम, वो आपकी H एटम की करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंपाउंड लिया, आगे हम पढ़े भी गए कि जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उसके अंदर अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं। मतलब जो कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उससे जो अगला कार्बन होता है, देखो ये अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो, ये अल्फा कार्बन होता है। उस पे जो H होते हैं दे कॉल्ड द अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या हुआ नेक्स्ट की जो अल्फा पोजीशन के ऊपर जो H है, अगर हम कोई बाहर से बेस डालते हैं, बेस और न्यूक्लियोफाइल में एक ही डिफरेंस होता है। अगर कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अगर अटैक कार्बन के ऊपर कर दे, क्योंकि कार्बन के ऊपर भी अटैक हो सकता था यहाँ पे, क्योंकि कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये यहाँ पे अटैक ना करके ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे बोलो, अल्फा हाइड्रोजन एटम को दे दे, तो फिर क्या कहलाएगी, ये बेस कहलाएगी। अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को देती तो ये न्यूक्लियोफाइल कहलाती, लेकिन अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को, तो ये क्या कहलाएगा बोलो, ये बेस। तो अब देखते हैं ये इलेक्ट्रॉन किसको दे, क्योंकि टोटोमेरिज्म प्रोसेस हमें चलानी है, तो मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन अपने किसको दे दिए, H के। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो H के थे, H ने अपने इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिए, क्योंकि एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन और H। कि कार्बन का था, एक H का था, दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट हो गए, है ना, कार्बन के पास आके। तो कार्बन कार्बन के बीच आगे चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे डबल बॉन्ड बन जाए। कार्बन के बॉन्ड गिने पहले से, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के कितने बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के अगर आप बॉन्ड गिनते हैं तो वो लोग कितने बॉन्ड है इसके पहले से 4 बॉन्ड है। देखो 2 तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बने हुए और एक राइट और एक लेफ्ट, 4 बॉन्ड पहले से। अब ये तो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाली है यहाँ पे, क्योंकि जो CH के बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे देखो शिफ्ट हो गए यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए
कार्बन ऑक्सीजन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाएंगे, बोलो, शिफ्ट हो जाएंगे। आपका H कहाँ पे अटैच है, जिस भी एटम के ऊपर अटैच है हम उस कार्बन एटम को 1 कह देते हैं, ये सेकंड हो गया। और ये देखो नेक्स्ट को हम थर्ड कहते हैं। अब शिफ्टिंग होगी H की, H ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल गया। अब O के ऊपर देखो कैसा चार्ज आने वाला है, O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे नेगेटिव। जब O के ऊपर देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे, तो नेगेटिव के पास कौन पहुंच गया, देखो ये H पॉजिटिव जो लॉस हुआ था अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो इस टाइप से आपने देखा कार्बन कार्बन के बीच देखो ये नया बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड, O नेगेटिव के पास H पॉजिटिव आ गया। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हुई और साथ के साथ शिफ्टिंग ऑफ एटम भी हुआ, और शिफ्ट कहलाई 1-3 शिफ्ट, क्योंकि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले H जिस एटम पे अटैच था उसको पहला एटम मान लिया, और जिस एटम के ऊपर वो पहुंच गया H उसको हमने पोजीशन देखी उसके रिस्पेक्ट में क्या है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन थर्ड है। सो दैट कॉल्ड इज अ 1-3 शिफ्ट। तो आमतौर पे जो टोटोमेरिज्म जब प्रोसेस चलती है तो उसके दौरान जो शिफ्टिंग होती है आमतौर पे जनरली जो शिफ्ट होती है, दैट जनरली शिफ्ट इज द 1-3 शिफ्ट, एंड दैट कॉल्ड एज द कीटो, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप था ऊपर कीटो और नीचे ये डबल बॉन्ड है, तो इन डबल बॉन्ड है तो बोलो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आप, इन हो गया। और जो OH ग्रुप होता है वो आपका कैसा ग्रुप होता है, OH ग्रुप इज द एल्कोहलिक ग्रुप, तो ये एल्कोहलिक ऑल हो गया, सो कॉल्ड एज द कीटोइनोल टोटोमेरिज्म। आप इसको कौन सी टोटोमेरिज्म कहेंगे, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म आप इसको कह देंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं कीटोइनोल टोटोमेरिज्म के बाद, डाइपोल मोमेंट। तो जो आपके जैसे अभी हमने देखा था कि जो भी आपके एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में क्या है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, and carbon is less electronegative, oxygen more electronegative, so these bond pair electrons are slightly shifted towards the oxygen atom, due to which the carbon acquires slight positive charge and oxygen acquires slight negative charge. Means there is a large electronegativity difference between the central carbon atom and the neighboring oxygen atom, due to which the carbonyl group carbon atom, there occurs a separation of charge. Is the less electronegative carbon atom acquires the slight positive charge, the more electronegative oxygen atom acquires the slight negative charge. Due to that डाइपोल इज फॉर्म्ड, क्या बन गया बोलो, एक डाइपोल बन गया। और डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो डाइपोल बना इसकी डायरेक्शन भी बोलो क्या होगी, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो इस टाइप से हम एरो से शो कर देते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को। तो इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डाइपोल मोमेंट की। देखो फिर हम अच्छे से लगा देते हैं कुछ ऐसे, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर और एरो नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो इस टाइप से आप ये रिप्रेजेंटेशन कहलाती है। तो क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पोलर होता है इसलिए एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर क्या होती है, हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। व्हाई द एल्डिहाइड कीटोन्स हैव द हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, ड्यू टू द स्लाइट नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एटम एंड द नेबरिंग ऑक्सीजन एटम, देयर occurs the separation of charge, and thus central carbon atom which is less electronegative acquire the slight positive charge, and the more electronegative oxygen atom acquire the slight negative charge. So means a dipole is formed. So carbonyl group is polar in nature. So we can say that the aldehyde ketones have high value of dipole moment. नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की। जैसे अभी हमने देखा कि देयर इज ए पोलर ग्रुप, दैट इज द कार्बोनिल ग्रुप इज ए पोलर ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या है, एक पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे डाइपोल्स बन गए। तो एक एल्डिहाइड कीटोन्स का डाइपोल दूसरे एल्डिहाइड कीटोन के डाइपोल्स के बीच में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, अट्रैक्शन। देखो ये एक डाइपोल बन गया, ये एक डाइपोल है, ये दूसरे का डाइपोल बन गया। अब एक के डाइपोल दूसरे डाइपोल का पॉजिटिव दूसरे के डाइपोल के नेगेटिव के साथ बोलो क्या की, देखो अट्रैक्शन। सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है बोलो, ये डाइपोल डाइपोल बॉन्ड। मींस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव द पोलर कार्बोनिल ग्रुप। क्या होता है इसके अंदर, पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है, मींस इसके अंदर डाइपोल्स बने होते हैं। सो देयर विल बी द स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन in between the carbonyl group of one molecule and carbonyl group of other one. Means so more heat is required to break that strong dipole dipole attraction, and due to that reason the aldehyde ketones have the high melting of the boiling point. इसलिए इनका melting point और boiling point क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये था about melting और boiling point के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सोलिबिलिटी के बारे में। जैसे अभी हमने देखा जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं उनके अंदर पोलर ग्रुप होता है, डाइपोल्स बने होते हैं। इफ दे अगर हम इनको वाटर के अंदर डाल दे, देखो वाटर के अंदर भी डाइपोल्स होते हैं। वाटर के अंदर जो OH ग्रुप होता है, O के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, जो कार्बोनिल ग्रुप का जो डाइपोल है उसका जो
O नेगेटिव है वो क्या करेगा बोलो, वो अट्रैक्शन करेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ। बोलो क्या दिखाएंगे अब ये, अट्रैक्शन करेंगे आपके किसके साथ बोलो, वाटर के साथ। लेकिन किस फॉर्म में अट्रैक्शन करें, उसकी ओरिएंटेशन क्या हो, किस तरीके की ओरिएंटेशन हो उसकी, कि ये आपके इसके साथ बोलो क्या दिखा पाए, अट्रैक्शन दिखा पाए वाटर के साथ। तो ये वाटर के साथ बोलो क्या दिखा देता है यहाँ पे, अट्रैक्शन। क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का देखो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ हमें दिखाना था, नेगेटिव बोलो किसकी तरफ हमें दिखाना था, पॉजिटिव की तरफ। तो देखो ये हमने रिवर्स लिख दिया यहाँ पे, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके हम दोबारा लिख देते हैं। देखो यहाँ पे तो दोबारा कैसे लिखेंगे हम इसमें स्ट्रक्चर को, देखो दोबारा अगर हम बनाते हैं, देखो कुछ इस टाइप से कि O नेगेटिव की तरफ क्या आएगा बोलो, ये H, इधर क्या आना चाहिए था O, देखो इस टाइप से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, H के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, O के ऊपर क्या होता है स्लाइड नेगेटिव चार्ज एंड सो ऑन। देखो इस टाइप से। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बोलो क्या हो जाती है यहाँ पे अट्रैक्शन, और इसके नेगेटिव की किसके साथ अट्रैक्शन होती है बोलो, इसके पॉजिटिव के साथ। तो इस टाइप से ये अट्रैक्शन हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है वाटर के अंदर, सो कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्ड। आप इसे क्या कहते हैं बोलो, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो क्यों है ये वाटर सोल्यूबल, तो लोअर एल्डिहाइड और जो कीटोन्स होते हैं लोअर एल्डिहाइड्स, वो भी lower aldehyde and ketones जिनके अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप है, they can form the hydrogen bond with the water molecules. So the lower member of aldehyde and ketones are soluble in water. हमने यहाँ पे लोअर वर्ड क्यों यूज किया, वो इसलिए कि अगर हम जैसे जैसे जो एल्डिहाइड कीटोन्स है इसमें जो आर ग्रुप है, इन आर ग्रुप का अगर हम साइज बढ़ाते चले जाएंगे, आर ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप, दे आर नॉन पोलर ग्रुप। तो जैसे ही नॉन पोलर पार्ट हम इंक्रीज कर देंगे तो जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, और जिसकी वजह से इनकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी बोलो, कम हो जाएगी। तो जो हायर मेंबर्स होते हैं उनके अंदर नॉन पोलर पार्ट होता है। तो इन द हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स द हाइड्रोकार्बन पार्ट, the non-polar alkyl or the aryl part increases, so the extent of hydrogen bonding decreases, or you can say the hydrogen bonding will not occur. So the higher members of aldehyde and ketones are not soluble in water, इसीलिए वो water soluble नहीं होते हैं। तो लोअर मेंबर्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल, क्योंकि उसमें जो नॉन पोलर पार्ट होता है वो छोटा होता है, और जो आपके हायर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं उसमें नॉन पोलर पार्ट बोलो क्या होता है, बड़ा। हम आपको ये भी बता दें, कुछ बच्चे शायद इसमें भी वो कई बार भूल जाते हैं, लोअर और हायर का मतलब क्या है। लोअर का मतलब सबसे पहले जब आप नेमिंग करते हैं, जैसे आप बोलते हैं मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, तो जो मिथ, इथ, प्रोप बोल रहे हैं दे आर दी लोअर वन। मिथ से हायर कौन है बोलो, इथ, इथ से हायर कौन है, प्रोप, प्रोप से हायर कौन है, ब्यूट, ब्यूट से हायर कौन है आपके पेंट, एंड सो ऑन। तो मीन्स एक दूसरे के लिए हायर बन जाता है, फिर नेक्स्ट उससे नेक्स्ट हायर बन जाता है। तो ये इसका मतलब होता है लोअर और हायर्स के लिए। तो जैसे ही हम टुवर्ड्स हायर और हायर और हायर और हायर एल्डिहाइड की तरफ जाते हैं, इस कार्बन एटम की जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाती है, और कार्बन 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 की लेंथ बढ़ेगी तो वो नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, और नॉन पोलर मीन्स वाटर तो पोलर होता है, तो नॉन पोलर पार्ट बढ़ने से वाटर के अंदर उसकी सोलिबिलिटी कम हो जाएगी, या वो भूलेंगे ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, वो एसिडिक क्यों होते हैं। तो देखो कोई भी कंपाउंड के अंदर जब हम ये एक्सप्लेनेशन देनी हो कि व्हाई द पर्टिकुलर कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, सिमिलरली इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हाई अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, तो उसके लिए हमें जवाब ये देना होता है कि अगर अरेनियस के बेसिस के ऊपर हमें डेफिनेशन देनी हो कि कोई भी सब्सटेंस अगर H एटम को H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस कर दे, और H पॉजिटिव को लॉस करने के बाद जो स्पीसी बने वो स्टेबलाइज हो जाए, तो डेफिनेशन होती है एनी सब्सटेंस विल बी एसिड इफ इट लूजेस H पॉजिटिव आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन एंड गेट स्टेबलाइज्ड, और वो फिर स्टेबलाइज भी हो जाए एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। तो आप उसे क्या कहते हैं, वो कौन है आपका, वो आपका एसिड है अकॉर्डिंग टू द अरेनियस और द ब्रोस्टेड कॉन्सेप्ट। तो अब हम देखते हैं आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज द H पॉजिटिव आयन, वो कर दिया जैसे हमने पहले बताया था, अगर बेस भी डाल दे तो रिएक्शन थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो हमने क्या किया, कार्बन आयन बन गया, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले गए, कार्बन आयन बन गया। तो अब हम देखो आपको क्या बता रहे हैं कि अगर बाई चांस, देखो ये जो कंटेनर, हम इसको एक कंटेनर मान के चलते हैं, देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ये H पॉजिटिव इसने देखो लॉस कर दी, इस कंटेनर के अंदर देखो ये H पॉजिटिव आयन है, यहाँ पे बोलो कौन है, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन। तो ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर वाटर, वाटर का कंटेनर है ये, और उसके अंदर हमने ये एल्डिहाइड कीटोन्स डाल दिया था, और उसके बाद क्या किया हमने, ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम को लॉस होते हुए दिखाई, अल्फा हाइड्रोजन एटम के जो H पॉजिटिव आयन दे आर प्रेजेंट फ्रीली इन दैट एक्वा सॉल्यूशन। अगर ये फ्रीली H पॉजिटिव आयन की हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन इज एसिडिक। तो ये फ्रीली कब रहेंगे, अगर इन H पॉजिटिव आयन को, जो एक कार्बन आयन अभी बना है, ये जो नेगेटिव चार्ज है दोबारा H पॉजिटिव को अट्रैक्ट
ना करे, ये ना ले इसको। ये कब नहीं लेगा? अगर ये कार्बन आयन स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए बोलो? स्टेबल। अगर ये स्टेबल होगा तो अपने लॉस किए हुए H पॉजिटिव आयन को दोबारा पिकअप नहीं करेगा, उसको दोबारा नहीं पकड़ेगा। तो अब ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि कंडीशन बन गई रेजोनेंस की। हमने आपको बताया था पहले कि कोई भी एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अगर वो मल्टीपल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे कार्बन नेगेटिव चार्ज है जिसके ऊपर, वो डबल बॉन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, मींस यहाँ पे रेजोनेंस प्रोसेस चलेगी। देखो ये रेजोनेंस प्रोसेस चली यहाँ पे, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज थे आगे शिफ्ट हुए, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, टूटेगा जरूर। वीक बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, उसकी शिफ्टिंग हुई। जो नेगेटिव चार्ज पहले आपका किसके ऊपर था? कार्बन के ऊपर था, अब वो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। किसके ऊपर आ जाएगा? देखो ऑक्सीजन के ऊपर। तो मींस हम क्या कहेंगे कि आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम एज H पॉजिटिव आयन, the carbon ion thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge, due to the dispersal of negative charge our O atom of the carbonyl group by the resonance process। तो इसीलिए आपका जो कार्बन आयन है वो क्या हो गया बोलो? स्टेबलाइज हो गया। डिस्पर्सल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाना। मींस जो नेगेटिव चार्ज पहले कार्बन पे था अब वो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, मींस डिस्पर्सल हो गया, मूवमेंट हो गई। और मोर द डिस्पर्सल मोर द एनर्जी रिलीज्ड, मोर द स्टेबिलिटी, अब ये स्टेबल हो गया। निकली हुई एनर्जी को जैसे रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं आप। इसलिए जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, वो क्या होते हैं? आपके एसिडिक के नेचर होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई अल्फा हाइड्रोजन एटम इन एल्डिहाइड कीटोन्स आर एसिडिक इन नेचर। तो आप क्या लिखेंगे कि आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम H पॉजिटिव आयन, द कार्बन आयन thus formed gets stabilized due to the dispersal of negative charge or O atom by the resonance process. Hence the alpha hydrogen atom in aldehyde ketones are acidic in nature। और ये डायग्राम आप ड्रा कर देंगे साथ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्टिव ही क्यों होते हैं। देखो किसी भी कंपाउंड के बारे में जो हमें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाई इट इज रिएक्टिव। कोई आपसे ये पूछे व्हाई एल्केन्स आर नॉट रिएक्टिव, देखो पहले एल्केन्स को हम नॉन रिएक्टिव इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए मीथेन हमने लिख दिया CH4, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई रिएक्टिव साइट नहीं है। रिएक्टिव साइट मींस देयर इज नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। इसके अंदर कोई रिएक्टिव साइट नहीं है। इसके अंदर सेपरेशन ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, इसलिए सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं हुआ, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। दे आर लीस्ट रिएक्टिव। एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव स्पीसीज। उससे ज्यादा रिएक्टिव एल्केन्स हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपके डबल बॉन्ड आ जाते हैं, पाई बॉन्ड आ जाते हैं, जो कि एक वीक बॉन्ड होता है। यहाँ पे तो सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपके एल्केन्स के अंदर। इसी टाइप से अगर हम देखें कि एल्डिहाइड कीटोन्स केमिकली रिएक्टिव क्यों, क्योंकि जो एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं वो दो वजह से मेन रिएक्टिव होते हैं। कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में आप देखें इनके अंदर क्या है? कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगा? इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, दूसरा पाई बॉन्ड है। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है एक वीक बॉन्ड होता है क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। आउट ऑफ दीज टू बॉन्ड व्हिच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, वन बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड आपके यहाँ पे बोलो कैसा है? ये सिग्मा है। और दूसरा बॉन्ड बोलो कैसा है? पाई है। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है, ये वीक बॉन्ड होता है, तो इसलिए ये रिएक्टिव हो गए आपके। और ड्यू टू द स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सी एंड ओ एटम, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज भी हो जाता है। कार्बन एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, जिसकी वजह से ये स्पीसी पोलर हो गई। देखो सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया। और पोलर जो स्पीसी होती है वो हमेशा ही रिएक्टिव होती है। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स आर रिएक्टिव इन नेचर। तो आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर आपके पाई बॉन्ड होता है, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके अंदर रिएक्टिव पाई बॉन्ड होता है। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाता है और ये जो बॉन्ड है बिकम्स पोलर हो जाता है एंड पोलर कंपाउंड्स आर रिएक्टिव इन नेचर। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाई एल्डिहाइड कीटोन्स कैन शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों शो करते हैं? तो देखो जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ उस टाइप्स की है कि उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो एटम है उनके बीच में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एंड द नेबरिंग ऑक्सीजन एटम, देयर occurs the separation of charge, means the less electronegative carbon acquires the slight positive charge and the more electronegative oxygen atom acquires the slight negative charge. Due to that reason there is the unequal high pi electron density, means इनके बीच में unequal pi electron density है। means जो pi electron density वो equally distributed नहीं है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्योंकि दोनों एटम अलग हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है यहाँ पे। अगर जैसे एल्कीन होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल देखो कार्बन और कार्बन के बीच देखो ऐसे बॉन्ड होता है, एल्कीन होती तो उसमें क्या होता? वहां पे आपके सेपरेशन नहीं होता,
यहाँ पे क्या होता है बोलो, इक्वल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती, कार्बन कार्बन के बीच कंसंट्रेटेड रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे अनइक्वल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जिसकी वजह से जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम है उसमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या आ गया, स्लाइट नेगेटिव चार्ज। एंड ड्यू टू दैट रीजन, क्योंकि अटैक हमेशा सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर होता है, तो क्या होगा, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर स्लाइट positive charge and the more electronegative neighboring atom acquire the slight negative charge. Attack always takes place on the central atom, so the nucleophile will attack on the central carbon atom. क्योंकि कोई भी जो स्पीसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम HCl लिख देते हैं, HCl देखो ऐसे, H पॉजिटिव है मान लीजिए, Cl नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव स्पीसी है दैट ऑलवेज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, ऑलवेज एक्ट एज द इलेक्ट्रोफाइल, एंड द नेगेटिव स्पीसी ऑलवेज एक्ट एज द न्यूक्लियोफाइल। देखो इस स्टेप से, तो जो जब भी हम मान लीजिए HCl ऐड करते हैं इस कंपाउंड के अंदर, तो कौन अटैक करेगा इसके अंदर, सेंट्रल एटम पे कौन अटैक करेगा, सेंट्रल एटम पे नेगेटिव चार्ज स्पीसी। नेगेटिव चार्ज स्पीसी को क्या कहते हैं, जैसे आपको बताया न्यूक्लियोफाइल, तो द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन द सेंट्रल एटम। देखो न्यूक्लियोफाइल ऐसे अटैक करेगा सेंट्रल एटम के ऊपर, अटैक का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही अटैक करेगा कार्बन के साथ, मींस कार्बन के साथ नया बॉन्ड बनेगा, नया बॉन्ड बनते ही पुराना बॉन्ड एक टूटेगा भी, टूटेगा कौन, जो वीक बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच वीक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या कहा, एल्डिहाइड कीटोन शोज द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अभी हमने आधे हिस्से का जवाब दिया है न्यूक्लियोफिलिक, नेक्स्ट आ जाता है एडिशन। व्हाई एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन कब चलती है, एडिशन रिएक्शन तभी चलती है अगर सेंट्रल एटम ने नेबरिंग एटम के साथ कैसा बॉन्ड बना रखा हो, मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें सेंट्रल एटम कार्बन ने नेबरिंग एटम ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रखा है, इसलिए एडिशन रिएक्शन होगी। फर्दर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड इन बिटवीन द सेंट्रल कार्बन एटम एंड द नेबरिंग ऑक्सीजन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, the aldehyde and ketone will show the addition reaction. So in nutshell we can say that the aldehyde and ketone will show the nucleophilic addition reaction. तो हमने क्या देखा कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, और सेंट्रल एटम ने नेबरिंग एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए एडिशन रिएक्शन, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप इसी टाइप से डायग्रामेटिकली देंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जो एल्डिहाइड कीटोन जो रिएक्शन अभी हमने देखी, एल्डिहाइड कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर हम थोड़ा सा एसिड डाल दें तो रिएक्शन की रफ्तार तेज हो जाएगी, अगर ज्यादा एसिड डाल दे तो रिएक्शन ही रुक जाती है। मींस व्हाई द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स increase in slight acidic medium while decreases in strongly acidic medium. So the rate of nucleophilic addition reaction किसके अंदर, कि हम यहाँ पे लिख देते हैं इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का ये क्वेश्चन है, इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, in aldehyde and ketones increases in slight acidic medium and decreases in highly acidic medium। ऐसा क्यों, तो देखो हमने सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन्स लिए हमने, और हमने थोड़ा सा देखो एसिड स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है, अगर हम कोई भी एसिड ना डालते, ध्यान दें अगर हम बिल्कुल एसिड ना डालें तो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा, और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होता है तो कौन करेगा अटैक, न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक सेंट्रल एटम पे, और वो अटैक कैसे करेगा, देखो धीरे से करेगा, ऐसे कम अटैक करेगा क्योंकि स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, देखो हम आपको बता दें, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, कि जो F है फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ अपोजिट चार्जेस। मतलब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव चार्ज है, मींस कम पॉजिटिव चार्ज है कम नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को कम अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे कि जो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो थोड़ी कम चलेगी, जब हमने एसिड नहीं डाला था वो धीरे धीरे चल रही थी। अब क्वेश्चन आया कि थोड़ा सा एसिड डाल दे तो क्या करेंगे, ज्यादा नहीं स्लाइट एसिडिक मीडियम कर दें तो क्या होगा, देखो तो हमने देखो स्लाइट एसिड, ये अटैक हुआ, थोड़ा सा अटैक हुआ था, फिर हमने स्लाइट एसिडिक मीडियम किया, तो स्लाइट एसिडिक मीडियम में देखो क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम होता है वो इट एक्वायर्स कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। देखो कैसे एसिडिक मीडियम में जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर डोनेट करती है, देखो H को, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए, लेकिन वो साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन ले लेती है किससे, कार्बन से ऑक्सीजन, ताकि उस पर पॉजिटिव चार्ज ना आए। तो अब आपने देखा कार्बन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम एसिड ना डालते तो कार्बन पे कैसा चार्ज रहता है, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। तो मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो मोर अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा अटैक होगा यहाँ पे, एंड दस द रेट चांसेस ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन एटम इंक्रीजेस, इसलिए जो चांसेस हैं अटैक करने के न्यूक्लियोफाइल के वो क्या हो जाएंगे बोलो, इंक्रीज। तो देखो ये न्यूक्लियोफाइल जो था
इसके चांस क्या हो गए बोलो, इंक्रीज हो गए। तो रेट ऑफ रिएक्शन बोलो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सो द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेस इन स्लाइट एसिडिक मीडियम। अब हम देखते हैं हाईली एसिडिक मीडियम कर दे तो क्या होगा। देखो इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, देखो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो तो प्रोटोनेटेड, ऑक्सीजन के प्रोटोनेटेड होने के बाद आपके कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा ही। देखो इसी टाइप से जैसे हमने पहले बताया था, कम अटैक हो रहा था, देखो यही अच्छा था। H पॉजिटिव डाल दिया, देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर H को दिए, ऑक्सीजन ने कार्बन से छीन लिए टू न्यूट्रलाइज। तो इसलिए कार्बोनिल जो कार्बन है, जो सेंट्रल कार्बन एटम था उसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ तक तो ठीक है जब हमने एसिड डाला, लेकिन अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम कर देते हैं तो क्या होता है, द न्यूक्लियोफाइल आल्सो गेट प्रोटोनेटेड। देखो जो न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि हमने एसिड ज्यादा डाल दिया, H पॉजिटिव एन ज्यादा हो गया कंटेनर के अंदर, तो जो न्यूक्लियोफाइल भी आपके मूव कर रहे हैं जो हमने डाल रखे कंटेनर में, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, उस H को भी दे देगा, तो NuH बन जाएगा। देखो न्यूक्लियोफाइल आल्सो गेट प्रोटोनेटेड। अब फ्री न्यूक्लियोफाइल क्या बचा, नो, and thus no free nucleophile is available for the attack on the positively charged carbon atom। अब ये न्यूक्लियोफाइल बचा ही नहीं, देखो ये न्यूक्लियोफाइल तो बचा ही नहीं, ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये प्रोटोनेटेड न्यूक्लियोफाइल अटैक थोड़ी ना करेगा, ये तो अटैक नहीं करेगा, इसलिए अब रिएक्शन होगी ही नहीं, मींस नो रिएक्शन। तो इससे अच्छा क्या था, आप शुरू वाला केस देखें, देखो ये जो आपको दिख रहा है, इससे अच्छा तो ये था कि आप एसिड ना ही डालते, तो कम से कम जो न्यूक्लियोफाइल था ये स्लो स्लो अटैक करता रहता, रिएक्शन नॉर्मली चलती रहती। या आप स्लाइट अमाउंट ऑफ एसिड डालते, जिससे क्या होता कि आपके जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके ऊपर तो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल फ्री बचता हमारे पास, ताकि फ्री न्यूक्लियोफाइल वालों क्या कर देता है यहाँ पे अटैक। अब तो ये अटैक नहीं कर पा रहा हाईली एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि प्रोटोनेटेड हो गया। तो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है, जब कभी भी आप लेबोरेटरी के अंदर भी रिएक्शन कर रहे हो एल्डिहाइड और कीटोन्स की, तो आप ध्यान रखें कि आप जब एसिड डालें तो 1-2 ड्रॉप्स ही डालें, ज्यादा ना डालें। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था कि व्हाई द rate of nucleophilic addition reaction in aldehyde or ketones increases in slight acidic medium and decreases in highly acidic medium, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में, आउट ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी रिएक्टिविटी को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, on the basis of inductive factor and also on the basis of steric factor। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द मार्क्स, हो सकता है आपको दोनों फैक्टर एग्जाम में लिखने पड़ जाए, और हो सकता है एक फैक्टर से आपका काम चल जाए। तो वो आपको देखना है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो reactivity among the aldehyde and ketone can be explained in two ways, first on the basis of electronic factor और second is the steric factor। देखो जो हमने यहाँ पे अब जवाब लिख के हम आपको देंगे, दोनों फैक्टर की जो आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, प्रेजेंटेशन होगी, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, वो बिल्कुल एक जैसी सी प्रेजेंटेशन हम देंगे, यानी 2-3 वर्ड ही आपस में हम चेंज करेंगे। अभी आप ध्यान से देखते जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, आप कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम के ऊपर आप देखें, सेंट्रल जो कार्बन एटम होता है, एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए कौन अटैक करेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस देखें, हमारा क्वेश्चन है एल्डिहाइड और कीटोन में किसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा, विच इज मोर रिएक्टिव। तो हमें इंडक्टिव फैक्टर के बेसिस के ऊपर हम बता रहे हैं, इंडक्टिव फैक्टर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेसिस के ऊपर। तो जो आपका ये आर ग्रुप है, एक ही आर है, इसका प्लस आर इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट से क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल कार्बन एटम का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। और कीटोन में तो क्या है, वहां पे तो बल्कि दो प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप लगे, प्लस आई ग्रुप लगे, प्लस आई इफेक्ट बोलो कितने हैं, दो हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले आर ग्रुप बोलो कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज तो और भी डिमिनिश हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा कीटोन में। तो पॉजिटिव चार्ज बचा थोड़ा बहुत, तो बोलो किस में बचा, वो एल्डिहाइड में, क्योंकि कीटोन में तो प्लस आई इफेक्ट के द्वारा जो आर ग्रुप लगे हुए थे, उनका जो प्लस आई इफेक्ट है उसकी वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा वहां पे। तो इसलिए जहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन में, वहीं पे तो न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अटैक करेंगे। तो कहां पे अटैक करेंगे ज्यादा, एल्डिहाइड में। सो द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम डिक्रीजेस, जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम के, और वो डिक्रीज हो रहा है प्लस आई इफेक्ट से। किसमें ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, मैंने देखो ग्रीन कलर से लिख रखा है, डिक्रीजेस को। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम डिक्रीजेस टू अ लार्ज एक्सटेंट, बोलो किसमें, इन कीटोन्स, बाय 2 प्लस आई इफेक्ट एल्काइल ग्रुप, देन by only 1 plus I effect alkyl group in aldehydes। तो पॉजिटिव चार्ज जो डिक्रीज हो जाएगा वो कीटोन में ज्यादा हो रहा है, 2 प्लस आई इफेक्ट
की वजह से, और जबकि एल्डिहाइड में भी फिनिश हो रहा है लेकिन सिर्फ एक की वजह से। तो इसलिए जो चांसेस होंगे अटैक के वो किस पे ज्यादा होंगे, न्यूक्लियोफाइल, एंड दस द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक मोर इजीली द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम ऑफ एल्डिहाइड देन कीटोन्स। इसलिए कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गए, देखो ज्यादा अटैक किस पे हुआ, एल्डिहाइड के ऊपर, और कम अटैक बोलो किस पे दिखाया हमने, कीटोन्स के ऊपर। तो इसलिए कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गए, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्लियर हो गया? तो बोलो कैसे जवाब लिखा आपने, the positive charge on the carbonyl group carbon atom decreases to a large extent in ketones by the 2+ effect alkyl group than by only 1+ effect alkyl group in आपके aldehydes. So the nucleophile will attack more easily in aldehyde than in ketones. तो aldehyde are more reactive than ketones. अब दूसरा फैक्टर आ जाता है आपके स्टेरिक फैक्टर। तो देखो स्टेरिक फैक्टर का मतलब aldehyde कीटोन की स्ट्रक्चर बनाई, न्यूक्लियोफाइल को तो अटैक करना कहाँ पे, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन एटम के ऊपर। देखो स्लाइड पॉजिटिव स्लाइड नेगेटिव, तो स्लाइड पॉजिटिव वाले कार्बन एटम के ऊपर, लेकिन कहाँ पे इजीली अटैक करे, देखो एल्डिहाइड में तो एक ही आर ग्रुप है, बल्कि आर ग्रुप, लेकिन कीटोन में दो दो बल्कि आर ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो गई। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इजीली अप्रोच कर पाएगा, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम, एल्डिहाइड में इजीली अटैक होगा, कीटोन्स में इजीली अटैक नहीं हो पाएगा। तो इस फैक्टर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। तो लिखेंगे कैसे, देखो जो लैंग्वेज हमने अभी लिखी है, जो ग्रीन कलर और ब्लू कलर से लिखी, सिर्फ उन्हीं शब्दों को हम चेक करेंगे चेंज। तो बोलो क्या लिखेंगे, द पॉजिटिव चार्ज ऑन की बजाय वहां पे बोलो हमें क्या लिखना चाहिए, वहां पे हमें लिखना चाहिए द स्टेरिक हिंड्रेंस। बोलो क्या, द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड। द पॉजिटिव चार्ज ऑन की जगह बोलो हमने क्या लिखा है, सिर्फ द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड। आगे बिल्कुल वही चीज, द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम। बोलो क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, बोलो वहां पे हमने क्या लिखा था, पॉजिटिव चार्ज की बात थी तो वहां पे हमने डिक्रीज लिखा था। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो क्या हो रही है, इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट इन कीटोन्स बाय किसके द्वारा, बाय 2 बल्कि, वहां पे लिखा था 2+ आई इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव फैक्टर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहे थे। यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर है, बल्कीनेस देख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, द स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम इंक्रीजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट। बोलो किसमें ज्यादा इंक्रीज हुई, in ketones किसके द्वारा, by the 2 bulky alkyl groups then by only 1 bulky alkyl groups in the aldehydes. इसलिए जो nucleophile will attack more easily on the carbonyl group carbon atom of aldehyde than ketones, hence the aldehydes are more reactive than ketones. इसलिए हमने देखो अटैक करते हुए दिखाया, एल्डिहाइड में 2 एरो दिखाए और कीटोन में सिर्फ 1 एरो से अटैक होते हुए दिखाया। कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गए, बोला आपके एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो ये थी आपके सिंपल रीजनिंग टाइप क्वेश्चन ऑफ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जा सकते हैं। ये लास्ट वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके, जिसमें आपने देखा कि एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन कौन सी दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है जो पोलर होता है, पोलैरिटी की वजह से, डाइपोल बनने की वजह से ज्यादा रिएक्टिव हो गए। रिएक्टिव तो हो गए, तो रिएक्शन कौन सी दिखाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर कब इंक्रीज होती है, स्लाइट एसिड डालने से, ज्यादा एसिड डालने से तो रुक ही जाती है। फिर एल्डिहाइड कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव हुए, एल्डिहाइड्स देन कीटोन्स। क्यों, 2 फैक्टर के बेसिस के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉनिक एक स्टेरिक फैक्टर। आप ध्यान रखें एग्जाम में भी आप अपनी प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखें। आप पेज के ऊपर जब आंसर लिखे तो सबसे पहले पेज के बीच में देखो आप ऐसे एक लाइन ड्रा कर लें, देखो ऐसे लाइन ड्रा करके एक साइड में आप क्या लिख दें, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरी साइड में स्टेरिक फैक्टर, और कंपैरेटिव फॉर्म के अंदर आप इनका जवाब ऐसे लिखें। आप प्रेजेंटेशन इससे भी बेटर कर सकते हैं। तो इस टाइप से ये थे आपके डिफरेंट फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।